यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 4 पीवाई की सीरीज वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो हमारी लास्ट परीक्षा में पूछे गए थे। पहले 1-2 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इसका जो वेटेज है इस यूनिट का वो बड़ा ही बढ़ गया है। तो इसीलिए इसको अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं आपको 45 एमसीक्यू हैं जो करवाने वाली हूँ और जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा रिवीजन क्लास है, आप पूरा ज़रूर देखिए और बताइए आपको क्लास बाद में कैसी लगी है, क्योंकि अभी मैंने कल पीवाईक्यू करवाया था आपको एक क्लास, लेकिन बच्चों को कहीं न कहीं लग रहा है कि उनको यूनिट के हिसाब से होना चाहिए। तो चलिए हम यूनिट वाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इनमें से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसको लिखा था। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। फ्रायड का, एडलर, युंग, इन सब का हमने आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? तो 2 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, युंग ने दिया है। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकारों का जो सिद्धांत है वो देने वाले कौन है? तो युंग हैं, जो हम इंटरनल एक्सटर्नल के तौर पर जानते हैं। जैसे कि कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, है ना? कुछ तो आप देखोगे हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, कुछ आप देखोगे कि हमेशा चुप चुप रहते हैं। तो ये व्यक्तित्व के प्रकारों का ही एक सिद्धांत है। आगे, अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? अस्तित्ववाद का प्रणेता किसको माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? कीर्केगार्ड, हाइडेगर, सार्त्र या फिर कामू। तो तीसरे में सही ऑप्शन है हमारा कीर्केगार्ड, याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ऑल ओवर पीवाईक्यू करना है या फिर आपको यूनिट वाइज़ एमसीक्यू करना है, ठीक है? आप जो मुझे लिख कर देंगे, उसी पर हम आगे चलने वाले हैं। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? दलितों की पृथक निर्वाचन मंडल की जो माँग उठ रही थी, है ना? और ये माँग उठ रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतलब नेतृत्व में, तो ये उनको कब दिया गया था? तो यहाँ पर हमारा 4 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1932 में दिया गया था, ठीक है? 1932 में आया था, याद रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन से कथन है जो कि सही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, बिल्कुल करेक्ट है ये। उन्होंने 1903 में इन्होंने 1 जनवरी से, ठीक है? 1 जनवरी से इसकी शुरुआत की थी और लास्ट दिसंबर तक, है ना? पूरे इन्होंने 18 साल तक इन्होंने वैसे क्या किया था, इसका संपादन किया था, याद रखिएगा। राजा शिवप्रसाद सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया था। विशुद्ध हिंदी की जब बात करता है तो क्या इन्होंने किया था? 5 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी भी हमारा ठीक है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी। नागरी अ, मदन मोहन मालवीय ने इन्होंने नागरी लिपि के पक्ष में बिल्कुल अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी। अंग्रेजी में पुस्तक इसलिए लिखनी पड़ी थी ताकि जो अंग्रेज हैं उनको समझ में आ जाए और वो मतलब उनका काम आसान हो जाए, ठीक है? तो अंग्रेजी में पुस्तक लिखनी पड़ी थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। हीरा डोम की कविता है जो कि 1914 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है अछूत की शिकायत, ठीक है? अछूत की शिकायत नाम से। और ये हीरा डोम जो है वो प्रथम दलित साहित्यकार भी माने जाते हैं। प्रथम इनकी काव्य रचना आई थी अछूत की शिकायत, ठीक है? 1914 में सरस्वती में छपी थी। और राजा शिवप्रसाद, ये हमारा बिल्कुल इसमें जो सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी इसमें बिल्कुल सारे ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी के विचारों के संदर्भ में कौन से कथन है जो कि सत्य हैं? इसमें मैंने कूट नहीं रखा है, हालाँकि ये कूट वाले प्रश्न है वैसे तो मैं आपको बताऊँ, लेकिन कूट वाले को देखकर कुछ नहीं है, उसमें टाइम ही वेस्ट होता है। जो सही है वो आपको मैं बता दूँगी, जो गलत है वो भी बता देंगे, ठीक है? तो इसीलिए गांधी जी के विचारों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? मेन चीज़ है हम यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर मोस्टली क्या है कि अगर सत्य आपको मिलेंगे तो उनको मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है, जो आपके पीवाई के पूछे गए थे उनके हिसाब से उनको कहीं न कहीं सही कर दिया है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएँ, है ना? तो इसलिए इसमें मैंने कूट को हटा दिया था, उसमें फिर प्रॉब्लम होती। गांधी जी के विचारों के संदर्भ में कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं? गांधी जी वर्ण व्यवस्था को अप्राकृतिक मानते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को क्या मानते थे? अप्राकृतिक मानते थे। क्या गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया? गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के अंतर्गत निजी संपत्ति की अवधारणा को खारिज किया। गांधी जी की दृष्टि में स्थानीय स्वशासन सर्वश्रेष्ठ तरीका था, बिल्कुल था।
स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत जो इस तौर पर लेवल पर होती है ना? सरकार तो ये होते हैं स्थानीय स्वशासन और सी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है और बी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन गांधी जी वर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक मानते थे, ये हमारा इसमें आपको क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है ना? तो ये तीनों सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें क्या है? रॉन्ग है। अप्राकृतिक नहीं मानते थे, ये इसको प्राकृतिक मानते थे, वर्ण व्यवस्था को क्या मानते थे? वर्ण व्यवस्था को ये प्राकृतिक मानते थे। वर्ण व्यवस्था याद रखिएगा, ठीक है? पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं? पुनर्जागरण के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जो आधुनिक काल है, उसको आधुनिक काल को पुनर्जागरण नहीं, नवजागरण काल नाम दिया था, पुनर्जागरण किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था, किसको? भारतेंदु काल को पुनर्जागरण का नाम दिया था, ठीक है? तो यहाँ पर तो ये अलग चीज़ें हैं, पुनर्जागरण के संबंध में इनमें से कौन से कथन हैं जो कि सही हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर सही और गलत आप देख लिया करें। 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन या मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लेषित रूप की खोज। तो यहाँ पर हमारा 7 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही पूछ रहा है। तो बिल्कुल ही ए ऑप्शन तो हमारा इसमें राइट है, 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट और ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था, ठीक है? पुनर्जागरण क्या है? 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट बताया था किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और अगला हमारा इसमें कौन-सा सही है? देखो बी इसमें क्या है? गलत है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश से पुनर्जागरण कभी नहीं होता। अगर आप उनकी पुरानी विशेषताओं को ही खोज करते रहोगे तो नहीं होगा, है ना? कुछ नई चीज़ें खोजनी पड़ती हैं तब पुनर्जागरण होता है। परंपराओं का यथातथ्य, अगर परंपराओं का आप ऐसे जैसे पालन करते आ रहे हो वैसे ही पालन करते चले जाओगे, तो कभी पुनर्जागरण हो गया क्या? कभी कोई नई चीज़ आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी, है ना? तो मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लेषित रूप की खोज, इसमें ए और डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, बी और सी इसमें गलत है। आगे देखते हैं, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर हमारा 8 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, है ना? इसमें वैसे तो अभी तो 45 क्वेश्चन है इस आज की क्लास में, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको आज 20 ही करा दूँ, फिर मैं आगे कराऊँगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है? क्योंकि अभी जो यूजीसी नेट की ऑडियंस है वो बहुत कम है मेरे पास। अभी तक हमने टीजीटी का किया था और शाम को हमारी क्लास जीआईसी के लिए चल रही है। तो देखते हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं आप आगे आपको दूसरा पार्ट भी करा दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर 8 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार इनमें से कौन से कथन है जो सही हैं? सही कौन-सा कथन है? तो 8 में राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देखो, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदम साम्यवाद की थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये भी बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद के अनुसार राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है, नहीं, ये गलत है ना? ये गलत है। मार्क्सवाद सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति को मानता है, नहीं मानता, है ना? ये निजी संपत्ति को नहीं मानता है, याद रख लेना, वो गांधीजीवाद मानता है। तो इसमें ए और बी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है, बाकी जो 2 हैं वो गलत है। ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी अवधारणा है जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? इनमें से कौन-सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? सर्वहारा का अधिनायकत्व, नायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज या परिवर्तन की अनिवार्यता। बताइए इनमें से कौन-सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो 9 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भई? ये हो जाएगा बी, इतिहास चक्र, ठीक है? ये इसके प्रतिकूल है, याद रख लेना। सर्वहारा का अधिनायकत्व, सैयद, वर्गहीन समाज और परिवर्तन की अनिवार्यता, ये मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन है जो कि सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी और कलकत्ता के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये कलकत्ता के अंदर हुई थी, ये भी याद रख लेना। आधुनिक भारतीय भाषाओं की इसमें जानकारी दी जाती थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी, बिल्कुल सही है। इस कॉलेज के जो प्राचार्य थे वो जॉन किलक्राइस्ट थे, ये भी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड से आने वाले जो नए अफ़सर होते थे, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाती थी, करवाई गई थी, ठीक है? तो ये भी हमारा सही है और एक और इसमें जोड़ लेना, ये किसने करवाई थी इसकी स्थापना? तो वेलेज़ अली ने करवाई थी। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वेलेज़ अली थे। 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर हुई थी। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है? इसमें तो हमारे जो सभी ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है? सारे के सारे ऑप्शन राइट हैं, याद रखना। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद किस बिंदु पर था?
महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो मतभेद था वो किस बिंदु पर था? तो अलग मतदाता सूची पर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि दलितों के लिए अलग मतदाता सूची होनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हमारा जो देश है वो बँट जाएगा, है ना? और हमें सबको एकजुट रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखिए आपको कौन-सी बात सही लगती है मैं नहीं जानती, लेकिन हमें यही बात सही लगती है क्योंकि जातिवाद जो हमारे देश में है ना वो देश को अंदर से खोखला कर रहा है। हम सब इंसान हैं, हम सब भारत के रहने वाले हैं, तो हमें सबको एक हक में रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। आगे मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? लेकिन उस समय देखिए इनका कहना भी ठीक ही था, क्योंकि उस समय की जो माँग थी वो अलग थी। दलितों को जिस प्रकार से देखा जाता था, आजकल वो चीज़ें नहीं हैं। ख़ैर सब एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं। 12 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? न मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी, यानी कि सहमत नहीं थे? श्रम की गरिमा से वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की स्थापना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। ठीक है, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। आप जानते हैं जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद क्रांति में हिंसा का प्रयोग करना पसंद करता था, है ना? वो गर्म दल का आप मान सकते हो मार्क्सवाद को, लेकिन भीमराव अंबेडकर इसके विरोध में थे, ये असहमत थे इस चीज़ से, है ना? श्रम की गरिमा को ये समझते थे, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, इससे भी ये सहमत थे और शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट है आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना कौन-सी नहीं है? सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार या सत्ता के प्रति मोह। यहाँ पर हमारा 13 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भई? आदिवासी विमर्श की देखो जो मूल स्थापना नहीं है ना, वो नहीं है सत्ता के प्रति मोह। इन लोगों को सत्ता के प्रति कोई मोह नहीं है। आपने देखा है किसी को चुनाव लड़ते हुए, है ना? जो आदिवासी हैं वो बस अपने जल, जंगल, ज़मीन पर अपना अधिकार रखना चाहते हैं। जनजातियों के विस्थापन का त्रास, है ना? और सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष तो हमेशा से करते ही आए हैं। आगे स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। अगर ये सब कुछ आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके पास मतलब कोई बुक नहीं है, आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो एक क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा ₹299 में, आप इससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सब की थ्योरी क्लासेस मिल जाएँगी और सबके ये एमसीक्यू, पीवाईक्यू भी मिल जाएँगे, ठीक है? स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इनमें से कौन-सी नहीं है? तो 14 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सतीत्व की स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, ये तो है। सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण, ये तीनों ठीक हैं, लेकिन इसमें ये गलत है, सतीत्व की स्त्रीत्व ये इसकी मूल स्थापना में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो 15 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भई? ये है बी पाठ संरचना, ठीक है? कामवृत्ति, एम और मनोविश्लेषण पद्धति, ये मनोविश्लेषणवाद से इसका संबंध है, लेकिन पाठ संरचना का नहीं है, ठीक है? आगे निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएँ कौन-सी हैं? अस्तित्ववाद की विशेषताएँ आपको बताना है, जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध या परंपरा के प्रति आस्था। तो यहाँ पर हमारा 16 में राइट ऑप्शन क्या होगा? अस्तित्ववाद की जो विशेषताएँ हैं वो कौन-सी हैं? तो जीवन की निरर्थकता का बोध, ठीक है? निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की जो विशेषताएँ हैं, जीवन की निरर्थकता का बोध, ये बिल्कुल ठीक है और मृत्यु बोध, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा? मृत्यु बोध। देखो निरर्थकता का बोध होगा तो सार्थकता का तो होगा ही नहीं और परंपरा के प्रति आस्था भी ये लोग नहीं रखते हैं, ठीक है? ये इसकी विशेषताओं में शामिल नहीं है। मृत्यु बोध इन्हें पता है कि जो जीवन है ना वो निरर्थक है, एक दिन उसको खत्म होना ही है, तो मृत्यु का इनको एहसास है, ये अस्तित्ववाद की विशेषता है और अस्तित्ववाद से हमारा जो हिंदी का जो काल है वो कौन-सा प्रभावित है तो वो है प्रयोगवाद, ये भी याद रख लेना। इनमें से कौन-सा तत्व है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन-सा नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र या फिर यांत्रिक भौतिकवाद। तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यांत्रिक भौतिकवाद, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा? यांत्रिक भौतिकवाद हो जाएगा। ये मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन-सा विद्वान है जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अस्तित्ववाद का चिंतक इनमें से कौन-सा नहीं है? तो एज़रा पाउंड का नाम इसमें नहीं आता, अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगेर और सार्त्र का नाम आता है। एज़रा पाउंड का नाम नहीं आता है, ठीक है? अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है?
अनुकरण का आशय है कि ऐसे प्रभाव का उत्पादन करें जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता हो। तो यहाँ पर 19 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो कथन है ना वो किसका है? यार्ड्स का है। ये कथन किसका है? यार्ड्स का है। इसमें से कोई भी ऐसा भी ऑप्शन है जो हमारा सही नहीं है, तो 19 में आप यार्ड्स लगा लेना, ठीक है? आगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है? कैम्ब्रिज से भी इन्होंने कुछ ना कुछ डिग्री प्राप्त की थी, मुंबई से भी, कोलकाता से भी, इसीलिए ये सब नाम यहाँ पर आए हैं। लेकिन कोलंबिया से पीएचडी की उपाधि धारण की थी। आप जानते हैं 32 डिग्री आपने हासिल की थी, ठीक है? 32 डिग्री। क्वेश्चन 21, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है? ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। क्या ब्रह्म समाज की विशेषताएं थी? 21 में बताना है। इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये तो हमारा वैसे भी सही हो जाएगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या सी भी इसका नहीं पूछ रहा है ना, तो ये भी सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई थी? नहीं, 1882 में नहीं हुई थी, बल्कि 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, बल्कि करता था, ठीक है? तो ये इनमें से कौन सा कथन है जो उपयुक्त नहीं है? तो एक तो यही नहीं है, पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, गलत है, बल्कि करता था। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में हुई थी, ये भी गलत हो जाएगा। और ए भी इसमें गलत है, ठीक है? ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक बिल्कुल नहीं थी, ठीक है? इंसान को इंसान मानना चाहिए। हर मानव एक अलग वैल्यू होती है, हर किसी मानव की अपनी पहचान होती है, तो हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, ये हमारे इनके सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर ए, डी और ई ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? यहाँ पर कौन से कथन उपयुक्त हैं ये बताना है हिंद स्वराज के संबंध में। तो 22 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, ये मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, क्योंकि आप जानते हैं महात्मा गांधी का जो जन्म है गुजरात के रहने वाले थे, और इनका जन्म अहमदाबाद के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था, ठीक है? इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त की गई है ना? ये उपयुक्त कथन नहीं है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। हाँ, बिल्कुल किया गया है सभ्यता दर्शन पर विचार। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। आत्मबल से पाया जा सकता है, ये भी ठीक है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ए, सी और डी, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए, सी और डी इसमें हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? तो एडलर का जो समय है यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1870 से 1937 ईस्वी, ठीक है? कल काव्य शास्त्र की जो क्लास ली थी उसमें भी ये क्वेश्चन था। काव्य सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार क्या हैं? काव्य सर्जन जो कविताएं रचनाएं जो करते हैं, तो उनके उसके सृजन के लिए, कविता की रचना के लिए प्लेटो के विचार क्या हैं? कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होता है। क्या 24 में ये हमारा राइट है? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा है प्लेटो ने। कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। काव्य सर्जन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है। नहीं, ये गलत है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है, ठीक है? अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं होता, बल्कि उसका प्रवक्ता मात्र होता है। तो ये भी हमारा सही है, ये प्लेटो के विचार में ये बिल्कुल करेक्ट है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये दैविक अनुकंपा को कहीं ना कहीं क्या मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं कवि के लिए। कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती, भाई करती है। उद्दीप्त क्यों नहीं करती है? 24 में ए, सी और डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन यहाँ पर, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु क्या होंगे? त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो यहाँ पर हमारा 25 में सही ऑप्शन क्या होगा?
त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति, त्रासदी आप जानते हैं अरस्तू ने इसका सिद्धांत दिया था। और इसमें काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु यानी कि इन्होंने काव्य की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो 25 में हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, ये भी अरस्तू ने कहा है। आगे त्रासदी ना तो कार्य व्यापार का वर्णन है और ना ही प्रस्तुति है। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग कथानक, चरित्र, पदावली और गीत होते हैं, नहीं होते हैं। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ए, बी और ई ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, उग्र नारीवादी यानी कि रेडिकल फेमिनिज्म चिंतकों में शामिल कौन नहीं है। उग्र नारीवादी चिंतकों में शामिल कौन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 26 में राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरी वर्ल्डस्टन। ठीक है, मेरी वर्ल्डस्टन हो जाएगा, ये उग्र नारीवादी में शामिल नहीं है। जबकि एवा फिगेस, केट मिलेट, सुजान ब्राउन मिलर, इन सबका नाम आपको याद रखना है। सही और गलत का चुनाव आपको करना है। नारीवादी चिंतक सिमेन दे बहुआर के इस अनुसार स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। 27 में क्या कह रहा है, सही और गलत बताना है ना। नारीवादी चिंतक सिमेन दे बहुआर के अनुसार स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है पैदा होने के बाद उसमें स्वीकृत सामाजिक स्त्री मूल्य का आरोपण किया जाता है। ठीक है, पैदा होने के बाद उसमें स्वीकृत सामाजिक जो स्त्री मूल्य होते हैं उनको थोपा जाता है, एक तरीके से उनको सिखाया जाता है, ये कह रहा है ना। स्त्री जो जब पैदा होती है तो वो स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। जो स्त्री हम समाज में देखते हैं उसको बनाया जाता है समाज के द्वारा, ना कि वो इस तरीके से पैदा होती है। बच्चा, लड़का और लड़की एक समान ही पैदा होते हैं, एक समान की विशेषताएं लेकर के पैदा होते हैं। लेकिन उन्हें धीरे धीरे उन समाज का जो रूप है उसको देख करके धीरे धीरे उनको वो सब चीजें सिखाई जाती हैं जो कि स्त्री के लिए उचित हैं और जो एक पुरुष के लिए उचित होती हैं। तो 27 में हमारा दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वैचारिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में सही और गलत का चुनाव करिए। 28 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत को हटाए बिना यानी कि जातिवाद को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, जिसका अर्थ है समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना। ये तो सही है। ये अंबेडकर जी का मानना था। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। तो 28 में हमारा देखो केवल एक ही सही है, इसमें दूसरा सही नहीं है। ठीक है, इसकी बात नहीं की बल्कि अस्पृश्यता को हटाने की बात अंबेडकर जी ने हमेशा से की थी और हम भी करते हैं, हमेशा होनी चाहिए, है ना। ये जातिवाद है जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और कर दिया है पूरी तरह से। सही और गलत का चुनाव आपको करना है। नव जागरण सॉरी भाई, नव जागरण एक ऐतिहासिक अवधारणा है। नव जागरण क्या है, एक ऐतिहासिक अवधारणा है जिसका संबंध आधुनिक काल की उस नई चेतना से है जो मध्यकालीन चेतना से गुणात्मक रूप से भिन्न है। नव जागरण को अवधारणा बताया है जिसका संबंध है आधुनिक काल की उस नई चेतना से जो मध्यकालीन चेतना से क्या है, गुणों में पूरी तरह से भिन्न है। ठीक है, 29 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, सही और गलत का चुनाव करना है ना। कूट दे रखा है यहाँ पर। नव जागरण में एक नए तर्क संगत, विवेक सम्मत और युग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक सुधार भावना पर अधिक जोर होता है। ठीक है, नव जागरण में क्या होता है, नव जागरण में एक नए तर्क संगत, विवेक सम्मत और युग की आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक सुधार भावना पर अधिक जोर होता है। तो इसमें तो हमारा देखो दोनों ही क्या लग रहा है, मेरे को तो सही लग रहा है ना, दोनों ही सही है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नव जागरण की ये परिभाषा दी गई है। आगे स्थापना यानी कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। स्थापना में क्या है, वर्गहीन समाज में वर्णहीन
साहित्य की रचना संभव है। जो वर्गहीन समाज है, वर्गहीन जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, जाति नहीं हो, उस समाज में वर्णहीन साहित्य की रचना संभव है, क्योंकि साहित्य वर्णवाद की उपज है। साहित्य क्या है? वर्णवाद की उपज है। तो 30 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें दोनों ही गलत हैं, है ना? इसमें क्या है? दोनों ही गलत हैं। 30 में हमारा वर्गहीन समाज में वर्णहीन नहीं, साहित्य वर्णवाद की उपज नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये तो ठीक है ना, ये तो हमारा भाई ठीक है। वो थोड़ा उल्टे-पुल्टे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना? इसमें बी सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रुपये की समस्या नामक पुस्तक किसकी है? रुपये की समस्या नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? तो 21 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, रुपये की समस्या किसने लिखी है? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू के अंदर। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित जाति का विनाश नामक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंबेडकर की एक पुस्तक है जाति का विनाश, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो 33 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1936 ईस्वी। ठीक है, 1936 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अन्य पुस्तकों को भी एक बार देख लीजिए। एक पुस्तक है इनकी, भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, 1916। मूक नायक, ये इनका साप्ताहिक पत्र है, 1920। रुपये की समस्या, इसका उद्गम और समाधान, 1923। बहिष्कृत भारत, 1927। जनता, जनता नामक ये पत्र निकलता था साप्ताहिक, जो 1930 में निकाला। जाति का विनाश, 1936। संघ बनाम स्वतंत्रता, 1939। पाकिस्तान पर विचार, 1940। रानाडे, गांधी और जिन्ना, 1943। गांधी और अछूतों की मुक्ति, 1943 ईस्वी। ये सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है। अगला है, मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की है? मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की है? तो 34 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जॉक देरिडा। मनुष्य की मृत्यु की घोषणा की है जॉक देरिडा ने। लेखक का अंत की घोषणा किसने की है? लेखक का अंत की घोषणा किसने की है? तो लायन ट्रिलिंग ने की है। किसने की है? लायन ट्रिलिंग ने की है। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। देरिडा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? लेकिन लेखक जो जॉक देरिडा है वो लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन, ज्ञान, भावों या फिर तमाम सांस्कृतिक कर्म का। तो 36 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक किसकी है? मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं, ये पुस्तक किसकी है? तो 37 में हमारा सही ऑप्शन होगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की है। हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था? 39 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? युंग। ठीक है, युंग ने व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रचना का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रामविलास शर्मा ने लिखी है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 40 में सही ऑप्शन हो जाएगा 1977 ईस्वी। ठीक है, 1977 ईस्वी। चौखंबा योजना और सप्त क्रांति की अवधारणा किसने प्रारंभ की है? चौखंबा योजना और सप्त क्रांति की अवधारणा किसने प्रारंभ की है? तो 41 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति क्या है? सप्त क्रांति की विशेषता यहाँ पर बतानी है। नर नारी की समानता के लिए, पर्दे की गुलामी के खिलाफ, स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए, अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए, अंतरराष्ट्रीय एकता पर बल, ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, इन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा है? तो देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। इसमें नर नारी की समानता के लिए क्रांति होनी चाहिए, पर्दे की गुलामी के खिलाफ भी होनी चाहिए और अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध और सत्याग्रह के लिए भी होनी चाहिए। बल्कि अंतरराष्ट्रीय एकता पर बल, इसके लिए क्रांति की नहीं है। ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, इन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव नहीं। इसमें एन के लिए हमें क्रांति करनी चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई समीक्षा में अंतर्विरोध शब्द के प्रवर्तक कौन है? नई समीक्षा में अंतर्विरोध शब्द के प्रवर्तक कौन है?
तो 43 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्विंथ ब्रुक्स। ठीक है, क्विंथ ब्रुक्स हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नई आलोचना में विभिन्न शब्दों के प्रवर्तक देख लीजिए एक बार। अंतर विरोध किसने दिया है? क्विंथ क्विंथ ब्रुक्स। तनाव एलन टेट। अनेकार्थ अनेकार्थकता ये है विलियम एम्पसन। ठीक है, अनेकार्थता। विरोधाभास रॉबर्ट पेन। वारेन विडंबना और विसंगति दिया है क्विंथ ब्रुक्स। इनका नाम याद रखना। इंग्लैंड में प्रतीकवाद का प्रवर्तन किसने किया है? इंग्लैंड में प्रतीकवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो 44 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम बटलर येट्स ने। ठीक है, विलियम बटलर येट्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? एमिल जोला, बटलर, टी ह्यूम या फिर एफ एस फ्लिंट। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टी ह्यूम। ये टी ह्यूम हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन है जो हमारे लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर मैंने करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, इसी तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।